बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पार्लियामान के अंदर उन्होंने एक तवील तकरीर की, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का अरसा उन्होंने वक्त लिया जिस पर उन्होंने ये तकरीर की। और इस तकरीर का अगर आप जायज़ा लीजिए तो बुनियादी तौर पर ये तराजू का तवाज़ुन दुरुस्त करने के हवाले से थी, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को एनफोर्स करने के हवाले से थी। जनाब वज़ीर आज़म का ये कहना था कि ये बात लिखी पड़ी है कि कौन से इदारे का कितना हक है, कितना इस्तेहकाक है, कानून क्या है, आइन क्या है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि तराजू का तवाज़ुन ठीक किया जाए। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन मसला ये है कि जो तरीक़ाकार या जिस उजलत के साथ हुकूमत पाकिस्तान ये करने जा रही है, ये एक रिएक्शन है, एक रिएक्टिव मोड में हुकूमत चली गई है, या ये कोई सोची समझी बात है। क्योंकि अगर ये सोची समझी होती तो इस हुकूमत को आए तकरीबन 1 साल हुआ चाहता है या 11 महीने हुए चाहते हैं, तो अगर हुकूमत ने इस्लाहात करनी थी तो पहले कर ली जाती, और अगर ये कुछ प्रपोज करना था तो इसको बेहतर तरीके से डिबेट करके कर लिया जाता। लेकिन जो हुकूमत आज कर रही है, यानी कि आज वज़ीर कानून ने, सुबह वज़ीर आज़म ने तकरीर की, शाम को काबीना का इजलास हुआ जिसके अंदर जनाब वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी काबीना के तमाम मेंबरान के हमरा इन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल है 2023 के, इसके मुसवदे की। उसके बाद वज़ीर कानून पार्लियामान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये बिल पेश कर दिया। अब सवाल ये है कि जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, पहले तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ये इतनी उजलत की क्या ज़रूरत थी। क्या खुदा न खास्ता इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त, यानी जो एग्जेक्टिव है, वो एक ऐसी पोजीशन उसने ले ली है पाकिस्तान के एक और आइनी इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां पार्लियामान डिक्टेट कर रही है कि आपको किस तरह से अपना कॉन्डक्ट अडॉप्ट करना है। दूसरी बात यह है कि जिन तरामीम की बात की जा रही है उनको हर किसी ने अप्रिशिएट किया है कि बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए था, लेकिन इसके हवाले से ब्रॉडर कंसेंसस की बात हो रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जजेस के इख्तियारात, बहुत सी बातें की, ज़रा सुन लीजिए उन्होंने क्या फरमाया कि इख्तियारात के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वक्त की अशद जरूरत है कि आज हम यहाँ पर बैठें, इस हाउस में मुशावरत करें, और जो कल फैसला जो आया है उस हवाले से ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। मैं समझता हूँ कि कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ नहीं करेगा। आज हमें ये 2 टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर है या प्रैक्टिस है उसके अंदर तरमीम इसलिए करनी है क्योंकि बकौल जनाब वज़ीर आज़म के एक लाडले को यानी जनाब इमरान खान को कोई ख़ास रिलीफ मिल जाता है। अब देखिए जहाँ तक बेंचेस की तश्कील की बात है, जिस तरह से बेंचेस बनाए जाते रहे हैं, जिस तरह से इतराज़ात मुख्तलिफ बार काउंसिल्स करती रही हैं, उसमें मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन मुल्क की जो बड़ी बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि ये तरीक़ाकार शायद इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो अपनाया गया, इवन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हुए या फुल कोर्ट की इस्तदा जितनी दफ़ा भी की गई उसको एंटरटेन ना करते हुए, शायद दुरुस्त नहीं था या उनके मनसब के शायान शान नहीं था। लेकिन आज हुकूमत ये कह रही है कि तरमीम करनी है। फवाद चौधरी साहब खुद भी एक वकील है, उन्होंने इस तरह नहीं किया, लेकिन इसके अंदर एक एडिशन की है। क्या फरमा रहे थे, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस का बनना है या सो मोटो लेना है, ये तमाम बातें बहस तलब और इन पे बहस हो सकती है, और मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस से इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कानून साजी होनी चाहिए, कोई शुबा ही नहीं है। कानून साजी होनी चाहिए और इस पर डिबेट भी होनी चाहिए, लेकिन ये डिबेट आज अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर नहीं है तो बहुत माजरत के साथ अपनी मर्जी से नहीं है। आज अगर वो होते तो बहुत अच्छा था, बेशक अपोज करते, इस उजलत को अपोज करते, लेकिन कंट्रीब्यूट करते। बड़े बड़े ज़हीन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और जो बड़े आर्टिकुलेट हैं और अच्छे दिमाग रखते हैं, वो शायद इसमें को और अच्छी एडिशन करते। लेकिन ये तरमीम जिस तरह से हमारे सामने ये मुसवदा आया, बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किस तरह से किया जाएगा, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) के तहत वो कैसे एक्सरसाइज की जाएगी, अपील का हक दिया जाएगा 184(3) के तहत अगर फैसला होता है तो, राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बार करते हैं लेकिन यहाँ कहा जाता है जी कि ये ओवरराइड करेगा ये कानून,
और हक होगा हर किसी को कि अब अपनी रिव्यू के अंदर जो अपील के अंदर अपनी मर्जी का वकील कर सके। और जो फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट केसेस उसके हवाले से टाइम मुकर्रर कर दिया गया है इस मसवदे के मुताबिक। और ये कि ये जो एक्ट होगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये ओवरराइड करेगा तमाम रूल्स को, जो कि शायद हवाला सुप्रीम कोर्ट रूल्स है, तमाम एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट को जो शायद इससे रिलेट करते हुए बनाए गए हैं। ये बात हमारे सामने है। लेकिन आज एक बात मैं आपके सामने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहूँगा, वो ये कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक वाक़े का जिक्र किया, और वो वाक़या ये है, उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनको नाअहल किया गया। उस पर आज जनाब वज़ीर आज़म ने, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दुख का इजहार किया। क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया यहाँ स्पीकर, और किसी ने पूछा तक नहीं। आपने जनाब शहबाज शरीफ साहब को सुना। माजी में जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, यानी माजी के वज़ीर आज़म और आज के वज़ीर आज़म, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल किया गया तो उस वक्त उनका मौक़िफ़ क्या था? ये तारीख़ी है, इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि जब आप एक वक्त में कुछ कह रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि जो आप कह रहे हैं, जो बीज आप बो रहे हैं, इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू वन डे। इस खाकसार ने भी एक जगह यही कहा था कि अगर आप अपनी सियासत को इदारों के साथ या उनके पीछे बैठ के करेंगे तो फिर किसी वक्त आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये तारीखी है, जरा सुनिए और सिर धुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे, और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। एनआरओ ज़दा शख्स को प्रोटेक्ट ना करते तो आज ये दिन पाकिस्तान को ना देखने को। ये फैसला जो है ये कानून और आइन की हुक्मरानी को दोबारा कर। आपने देखा नहीं कि हम पिटिशनर थे, पीएमएलएन ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। पीएमएलएन और ख्वाजा आसिफ पीएमएलएन की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये हमारी अपील के ऊपर फैसला हुआ है। मुझे उम्मीद है आज के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और उनकी पूरी जमात को एहसास होगा कि माजी के अंदर जो गलतियाँ हुई, शायद आज उनको एहसास होना चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने किया इसके अंदर और बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जो जुडिशल एक्टिविज़म पिछले 10-12 साल के अंदर एक्सरसाइज की गई, जिसके ऊपर आज हुकूमत बहुत परेशान है, हुक्मरान तबका बड़ा परेशान है कि बड़ा गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसे सेलिब्रेट किया जाता था। बहुत से हमारे सहाफ़ी हज़रात, पाकिस्तान की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर, बाकायदा तौर पर जजेस की तस्वीरें चलाई गई कि उन्हें सेवियर्स ऑफ द नेशन का खिताब तक दे दिया गया कि इन्हीं की वजह से निज़ाम चल रहा है। लेकिन जब आप खुद सेपरेशन ऑफ पावर के जो एक कॉन्सेप्ट है उसे ब्रीच करते हैं तो फिर बाद में यही कुछ होता है जो आज हो रहा है। और आज हमें लग रहा है कि जो हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है, इसे ठीक होना चाहिए, इसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन हमें अपना कॉन्डक्ट याद नहीं रहता। तो लिहाजा मैंने ये आज गुस्ताखी की है कि मैं याद करा दूं सबको कि माजी के अंदर हम सब का किरदार इस हवाले से क्या रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुमैर साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी भी करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। बैरिस्टर गौहर खान साहब मुल्क के नामवर वकील हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं मुतअद्दिद मामलात के अंदर और कानून के ऊपर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह हैं पिलडैट के, जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं हमेशा कहता हूँ उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त आर्गूमेंट होते हैं उनके, और आजकल जो हो रहा है आई एम श्योर वो इससे एंटरटेन भी हो रहे हैं, देख भी रहे हैं कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर और क्या क्या नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद बिलाल साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले ये रिएक्टिव मोड में आप क्यों चले गए हैं, हुक्मरान तबका या पीएमएल लेड हुकूमत, कि आपको फ़ौरन एहसास हो रहा है कि यार इस्लाहात भी कर दो, उधर मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, नोइंग द फैक्ट सर कि आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, इसी तेज़ी में बनाया और फिर वो स्ट्राइक डाउन हो गया। अगर ये अमेंडमेंट जो आप ला रहे हैं प्रोसीजर के अंदर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, ये भी तो स्ट्राइक डाउन हो सकती है, और अगर हो गई तो फिर क्या करेंगे ज़ुबैर साहब? देखिए, इसमें छुपाने की बात नहीं है कि रिएक्टिव मोड में है, क्योंकि रिएक्शन इसलिए है और उसकी जो तेज़ी है, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है,
क्योंकि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक्ट किया, जिस तरह से पिछले कोई बहुत अरसे से हो रहा था, लेकिन मैं उधर पीछे नहीं जाऊंगा, पनामा पर नहीं जाऊंगा, ये पिछले एक साल में जिस तरह हमजा शहबाज के केस में 63A की इंटरप्रिटेशन की और वहाँ से एक मसाइल शुरू हुए और फिर उसको फिर कलाबाजी खा के दूसरी इंटरप्रिटेशन कर ली जब परवेज़ इलाही का केस आया। और ख़ास तौर पर ये जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जब अपील आई तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच था वो मज़ाक़ा खेज़ था। मज़ाक़ा खेज़ मेरा ख्याल है सबके लिए ही था, सबने देखा था कि 9 मेंबर बेंच बनाया। एक तो पहले जब आपको इतना ज़्यादा लोगों के कंसर्न्स थे एक पार्टी के और आप वैलिड हों या ना वैलिड हों, मुनीब आप भी वकील रह चुके हैं और आप को पता है कि जब कोई पार्टी कंसर्न रेज करती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अब वो इजाजुल एहसन साहब को लगा दिया उसमें और मज़ाहिर साहब को लगा दिया जिनका बड़ा सीरियस कंसर्न था। जब उनको हटाया तो बस 7 रुकनी बेंच रखते, लेकिन वो चूंकि बैलेंस करना था और नतीजा एक लाना था जिसमें उनके लिए विक्ट्री होती, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब समझते हैं, तो ताकि 3-2 की होती तो 2 जजेस को फारिग कर दिया। अब 2 जजेस को क्यों फारिग कर दिया आपने? वो उन पर तो किसी का कंसर्न नहीं था, पीटीआई का भी कंसर्न नहीं था, उन्होंने किसी ने नहीं रेज किया था कि इन 2 जजेस से हमें सीरियस कंसर्न है, तो आपने 5 रुकनी बेंच कर दिया। अब 5 रुकनी बेंच जब कर दिया तो उसका जो भी फैसला आया कल जब ये जस्टिस मंसूर मंतुखिल साहब का आया, अब चाहे वो जैसा भी हो, तो हम पहले भी ये कह रहे थे, मंडे से पहले भी कह रहे थे कि बेस्ट होता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उसको फुल कोर्ट में ले जाते और फैसला होने देते। अब अगर आप फुल कोर्ट में भी नहीं लेके जाते, आप सीनियर मोस्ट जजेस भी नहीं लेके जाते, तो मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि जिस तरह वो भूटान की हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है, ये तो मजाका खेज है। तो गवर्नमेंट आप पीछे रह के बैठ जाए, कुछ कंटेम्प्ट लग जाए, जो कंटेम्प्ट का कानून मौजूद है, ये ना वो कंटेम्प्ट लग जाए आप पर और साथ हम भी रगड़े में आ जाए। नहीं, आपने भी देखा होगा ना वो सारा, मतलब मुझे आप बता दें कि क्या डिफरेंस है। जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई है, एक जो पहले वो जब हमजा शहबाज के बाद जब परवेज इलाही के केस में आया था तो उसमें जो पॉइंट नंबर 3 था, 3 रीजंस दिए हुए थे, तो उसमें लिखा था कि अगर सबकॉन्शियसली अगर गलत इंटरप्रेट कर ले लॉ, वो चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं, तो बाद में सब्सिक्वेंटली दे हैव द राइट टू करेक्ट इट। मतलब आप मुझे ये बताएं कि मैं पहले अगर सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं तो पहले मैं पूछूं कि आप कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं? मतलब आप खुद बताएं कि इस किस्म का अगर निजाम होगा उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं, फिर कंसर्न्स तो होंगे ना। इट्स नाउ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यू कैन टॉक अबाउट इट, क्रिटिसिज्म बिल्कुल हो सकता है। फिर अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, वी आर अ पॉलिटिकल नहीं, बट मुनीब अगर देखें ना, अगर वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में हजारों लाखों करोड़ों लोग सपोर्टर्स होते हैं, वो कहते हैं यार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आपने पंजाब में आपकी हुकूमत थी उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर से निकाल दिया और आप बिल्कुल आराम से बैठे रहे, तो अब आप ये कितने अरसे तक ये एक्सेप्ट करेंगे? पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक डुबियस केस में बिल्कुल 3rd क्लास रीजनिंग के साथ उनको निकाल दिया एज प्राइम मिनिस्टर, डिस्क्वालीफाई कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही इजाजुल एहसन है जो 5 मेंबर बेंच का हिस्सा था जिन्होंने पनामा में उन्हीं को मॉनिटरिंग जज बनाया। कभी कोई दुनिया की तारीख में हो सकता है कि सेशन कोर्ट के जज के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के उस जज को बिठा दें जिसने फैसला ऑलरेडी दे चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, फिर उसमें कैसे हम मान सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बट आई डोंट वांट टू पिन यू डाउन ऑन दिस जुबैर साहब, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि जो माजी में आप लोग करते रहे बड़ा गलत किया है। इस जो तबाहकुन सियासत आपकी रही है और जो तबाहकुन पोजीशंस आपने ली हैं पिछले 10 सालों के अंदर, आपको आज एहसास है ना कि आपने बड़ा गलत किया और उस प्रॉब्लम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है? एहसास है ना इस बात का आपको? मेरा ख्याल है एहसास सबको होना चाहिए और मैं तो आपको पता है मुनीब, आज भी अगर कोई बात गलत होती है तो मैं उसको गलत ही कहता हूँ, दिफा नहीं करना चाहिए। आपको गलतियां होती हैं तो उसको एहसास भी होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते को ब्लैंकेट आप एक्सेप्ट करते जाएं कि जी अगर मेरी पार्टी ने कुछ किया हुआ है या मेरे लीडरशिप ने कुछ किया हुआ है तो उसको चाहे आज है या पहले हुआ था तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, उसको एक्सेप्ट। मैं तो आज की बात को भी हमेशा डिसएग्री करता हूँ। अभी राना सनाउल्लाह का बयान था तो आई डिसएग्रीड विद दैट, इट्स नॉट अ डन थिंग। तो कोई भी चीज हो, मेरा ख्याल है 90 दिन का जब आया था इनिशियली
उन्होंने कहा था मैंने सियासी एग्जिस्टेंस की बात की थी। हाँ ठीक हो गया सर, बिल्कुल मैं इसको मूविंग ऑन सर। मैं वो जो भी था वो तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कर दिया। आई एम नॉट वन जो राइट और रॉन्ग की पहचान ना कर सके। नहीं आई अंडरस्टैंड, और मैं आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस कि अच्छी बात है अगर आपको इधर, आई होप लीडरशिप को भी हो। गौर खान साहब मुझे सर ये फरमाइएगा, अब माशाल्लाह आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको सामने बहुत सी चीज़ें हैं, आई एम श्योर आपके जहन में भी ये आता होगा एज अ लॉयर कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर तरमीम होनी चाहिए। ज़ुबैर साहब ने एक्सेप्ट किया कि ये रिएक्टिव मोड में है गवर्नमेंट, तरमीम आपके सामने आई हैं, इंटेंट को छोड़कर नौयत शायद आप उससे एग्री करते हो, बट आपको इसका फेट क्या नजर आता है गौर खान साहब, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड बीइंग अ सीनियर लॉयर, कि क्या होगा ये जो गवर्नमेंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत? मुनीर साहब, मेरा ख्याल है एक हुकूमत ने जो बड़ी जल्दबाजी में ये स्टेप उठाया और स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन है। आल्दो कुछ रिफॉर्म्स तो होने ज़रूरी है अदलिया में, और सारी दुनिया में लोग अदलिया पे और सारे जो कवानीन है उस पर नज़र रखते हैं, कोई स्टेटिक इसको नहीं रखते, विद पैसेज ऑफ टाइम उसको चेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने थे फरवरी 56 में बने थे, और उसके बाद हमारे रूल्स बन गए थे 1980 में। मौजूदा दौर में उस पर कुछ ना कुछ रिव्यू करने चाहिए, लेकिन जो उन्होंने तरीक़ेकार निकाला ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। अब आपको एक मिसाल देता हूं उसकी। ये इस मरतबा कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस के पास एक कमेटी बने और वो कमेटी फैसला करे कि कौन से केसेस में आपने सोमोटो लेना है। सोमोटो तो बड़े ही कम केसेस में लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ती है कि वो सोमोटो ले ले। बाज ऐसे मौके होते हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें सोमोटो लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। उसका तयन आप जरूर कर लें कि किस किस्म के मामलात में सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो बेंच बने। लेट्स सपोज अगर 3 जज साहिबान ये फैसला कर ले पहले दिन और उसके फैसले के बगैर सोमोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता, तो इसका मतलब यह है कि अगर सोमोटो नोटिस एक मरतबा लिया गया तो फिर उस केस में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते मेंटेनेबिलिटी। बेहतर यही है कि लेट द चीफ जस्टिस टेक अ सोमोटो नोटिस, जिस भी मामले पे ले ले। वो खुद तो फैसला नहीं करते चैम्बर में, ये केस जब जाता है कोर्ट के पास तो वो जज साहिबान फ्री है और इंडिपेंडेंट है, वो उसको डिसमिस कर दे, वो जो से फैसला करना चाहते हैं। इंडिया की आप मिसाल ले लें, इंडिया में भी ये रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ है कि अगर लार्जर बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो वो 5 मेंबर्स जज साहिबान के पास जाना चाहिए। पर उसमें रूल्स में ये नहीं प्रोवाइडेड कि वो सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाना चाहिए, और इसके एक लॉजिक है। लेट्स सपोज मुनीब साहब चीफ जस्टिस सोमोटो लेता है और वो ऐसे मामलात के हैं जो क्रिमिनल लॉ से ज्यादा टच हो, तो सारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अगर 5 सीनियर मोस्ट और 3 सीनियर मोस्ट वो क्रिमिनल लॉ की एक्सपर्टीज ना रखते हो, तो क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि जूनियर जजेस को उस बेंच में शामिल किया जाए? ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद होनी चाहिए। और यही तो इशू है सर, यही तो इशू है गौर खान साहब। अब मैं आपकी तवज्जो इस पर भी दिलाना चाहूंगा, जरा इस पर भी बताइए कि नॉर्मल कोर्स में तो शायद जो आप फरमा रहे हैं इट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन एक ऐसे हालात जहां पर जो ऑनरेबल इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब हैं, वो सीनियर जज साहिबान, खास तौर पर सीनियर प्यूने जज, उनको अपने साथ किसी बेंच में शामिल नहीं करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, कोई और मैटर हो, नेम अ बेंच जहां पर ये वो उन्हें शामिल, अहम नौयत के, सियासी नौयत के इम्प्लीकेशंस जिनकी बड़ी बहुत दूरस्थ होती हैं। 63A जैसा मामला, अब मेरे लिए ये कहना और समझना सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आइनी मामलात को नहीं समझते थे और उनको 63A वाले बेंच के अंदर नहीं शामिल होना चाहिए था। ही वाज़न्ट मेड पार्ट ऑफ द बेंच। नॉर्मल कोर्स में जो आप फरमा रहे हैं इट मेक्स सेंस, बट ऐसे हालात के अंदर जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस और उसके बारे में बार काउंसिल्स कह रही हो कि इट इज़ नॉट इन ऑर्डर, तो वहां पर तरमीम करना शायद ज़रूरी भी हो जाता है। गौर खान साहब, मनीब साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मैटर है वो सवाबदीद है चीफ जस्टिस का। होना ये चाहिए कि जज साहिबान खुद बैठ के पूरा सुप्रीम कोर्ट, अब रूल्स कौन बनाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनते हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बनाता। आपको याद होगा जब कोसा साहब चीफ जस्टिस थे वो बहुत ही कम सोमोटो लेते थे, और उन्हें एक मरतबा फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुला लिया था, कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उसमें चीफ जस्टिस की कोशिश थी कि सोमोटो के इख्तियारात पे भी तयन किया जाए, जो हम आर्टिकल 184 है इसमें रिहियरिंग प्रोवाइड किया जाए, वो रूल्स बनाते। मैं ये समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि सारे जज साहिबान बैठ के इस पे अपने इख्तियारात के करने के और वो बेंचेस बनाने के और सीनियर जज को शामिल करने के लिए अपना आपस में कोऑर्डिनेटी पैदा करे, बजाय इसकी कि हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे। अच्छा। एक पॉइंट पे
बाजी करे कि जब तक आप सोमोटो लेंगे उसमें तो ये तरीक़ेकार होगा, जबकि बाकी केसेस में अगर लार्जर बेंच बने तो वो इस तरह होंगे। ये उनको रूल्स में प्रोवाइड चाहिए कि बेंचेस के रूल्स बने, वो सुप्रीम कोर्ट सारे जज साहबान खुद कर ले। ठीक, ये बात अपनी जगह। और वैसे 184(3) के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर लफ्ज़ चीफ जस्टिस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ है। तो क्या ये समझा जाए और ये समझा जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है, या सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो तमाम जज साहिबान हैं, जो कि 17 भी हो सकते हैं आज के हालात में, आजकल बताया जाता है 15 जज साहिबान हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस है? चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत इंतजामी इख्तियारात हैं, बिल्कुल हैं। हुकूमत एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत अगर उनको सल्ब करना चाहती है या कम करना चाहती है तो क्या ये होगा? और गौर खान साहब ने कहा ये अच्छी अमेंडमेंट्स भी हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। जरा इस पर मजीद बात करते हैं। मैं अहमद बिलाल महबूब साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक किसी भी फंक्शन डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामान का रोल बहुत अहम है, पिवट होता है, पिवटल रोल होता है। लेकिन क्या जहां ऐसे मामलात आ जाएं कि पार्लियामान, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों रिएक्टिव मोड में चले जाएं, तो वहां क्या होगा? एक ब्रेक के बाद जरा अहमद बिलाल महबूब साहब से शुरू करते हैं। हमारे साथ जुबैर साहब और गौर खान साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये हर कोई इनकरेज करता है पार्लियामान का, लॉ मेकिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर दोबारा वही कहा जा रहा है कि ये मेला फेडे है, ये ज़ातियात के ऊपर मबनी हो गया है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए ये अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, और बेशक अच्छी भी हों, लेकिन ख़ास हालात में की जा रही हैं, ख़ास टाइमिंग में की जा रही हैं, लिहाजा इनमें से जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसकी बू आती रहेगी। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, मेरे ख्याल में तो बुनियादी तौर पे ये देखा जाना चाहिए कि जो किया जा रहा है क्या वो वाकई उसकी ज़रूरत थी, और क्या वो वाकई एक ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि पिछले कई सालों से बार बार ये वकला की तंजीमें भी इन सारे नकात की तरफ या इनके बेशतर नकात की तरफ तवज्जो दिलाती रही हैं कि ये होना चाहिए, और ये सोमोटो का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, बल्कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अंदर से भी ये मुख्तलिफ मौके पे आवाज़ें उठती रही हैं कि ये सोमोटो की पावर लिखा हुआ है आइन में, और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, चीफ जस्टिस के अल्फाज नहीं हैं। और ये बात काजी फायज ईसा साहब ने एक मुकदमे के दौरान, एक ऑर्डर के दौरान जिक्र करते हुए या किसी चीज़ पर बहस करते हुए ये बात कही भी थी। तो मेरे ख्याल में जो तरामीम की जानी मकसूद इस वक्त है, तरामीम का कि जो भी कानून के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं या मुजव्वज़ा है, उसके ऊपर इख्तलाफ तो नहीं है, उसके ऊपर एक ब्रॉड कंसेंसस मौजूद है, लीगल फ्रैटर्निटी के अंदर भी और सिविल सोसाइटी के अंदर भी, और मैं समझता हूँ कि जजों की भी एक बड़ी तादाद के अंदर भी। और अब चूंकि कल जो फैसला, या उसे आप इजाफी नोट या जो कुछ भी कह लें, लेकिन दो जज साहिबान ने कल एक 27 सफ़े का जो तफसीली फैसला जारी किया है, उसके बाद इसकी अर्जेंसी बढ़ गई है। उसका मतलब ये है, और ये माजी में चूंकि हमारी पार्लियामेंट ने इसको करना चाहिए था, माजी में टेकअप, और ये काम कर गुजरना चाहिए था। अगर अदलिया नहीं कर रही थी तो पार्लियामेंट को कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, मैं समझता हूँ, गफलत का मुजाहरा किया और नहीं किया। और कल ये जो दो जज साहिबान के तरफ से जारी की जाने वाला फैसला जो है, मेरे ख्याल ये एक अहम इम्पटस था, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब वक्त आ गया। लेकिन जाहिर है उनको इसका उनकी पार्टी को या उसको भी फ़ायदा हो रहा होगा, तो ये इंसेंटिव तो हमेशा कोई होता है जिसकी बुनियाद पे वो आगे चलते हैं, और टाइमिंग के ऊपर तनकीद हो सकती है कि ये वो टाइमिंग है जिसमें इनको फ़ायदा हो रहा है, लिहाजा ये कर रहे हैं। ये दुरुस्त है। जब सियासतदानों से मुश्तमिल को पार्लियामेंट में कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा ऐसे इंसेंटिव्स के साथ एसोसिएटेड होती है जो उस पार्टी को हासिल हो रहे होते हैं। आप देखें ना, माजी में जो इंतखाबी इस्लाहात थी, उसके अंदर भी कुछ इंसेंटिव्स थे मौजूद, इसलिए। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ टाइम के अलावा, कि ये बात काबिल एतराज़ होती अगर इसके नतीजे में अदलिया के बहसियत एक इदारे के इख्तियारात या उनकी पावर्स में कोई कमी हो रही होती।
ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी बहसियत इदारे के उनके इख्तियारात में तो ना कोई कमी हो रही है, ना उनकी पावर्स में कोई कमी हो रही है, जो सख्त काबिल इतराज बात होती। ये तो असल में उनकी रेगुलेशन का मामला है कि ये किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए विद इन दी गिवन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल में इस पर काबिल इतराज बात तो कोई नहीं है। हाँ, इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफाइनमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कल कमेटी के अंदर जब ये जाएगा तो हो सकता है कि वहां पे हो जाए, फिर सेनेट में हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये वक्त की तो जरूरत है, बल्कि ये बात डिलेड हो रही है, पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, ये पहले आप कहते हैं पहले हो जाना चाहिए, तो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है। ये बात तो खैर गौर खान साहब भी करते हैं कि अमेंडमेंट्स कुछ होनी चाहिए थी। एक मुख्तसर सा ब्रेक में वापस आ रहा हूँ। मैं ज़रा ज़ुबैर खान साहब के पास दोबारा जाऊँगा और अहमद बिलाल महबूब साहब के पास भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। क्योंकि आज जो जनाब जस्टिस महमूद खेल साहब ने फरमाया है, वज़ीर-ए-आज़म का तो पूरा जो आर्गूमेंट था वो अगेंस्ट दिस प्रेमिस था कि कल जो 2 जज साहिबान का नोट आया है या फैसला आया है और जिसमें बताया गया कि 4-3 था, उसके तनासुब से ये पिटिशन रिजेक्ट हुई थी। तो आज तो जनाब जस्टिस महमूद खेल साहब ने फरमा दिया कि वो तो हमारा इंटरनल मामला है। अब इज़्ज़त-माब जज साहब ने फरमाया है, लेकिन क्या ये वाकई इंटरनल मामला है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं मेरे साथ। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़ुबैर साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म का जो पूरा आर्गूमेंट था वो तो अगेंस्ट दिस प्रेमिस था, या इसके ऊपर बेस कर रहा था कि जो फैसला आ गया जी पता लग गया 4-3 से। आज जनाब जस्टिस महमूद खेल साहब ने कहा भाई हमारा इंटरनल मामला है। अब उन्होंने फरमा दिया, यानी कि आज वो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी आपने कल बयानिया बनवाया, बकौल उनके करोड़ों रुपए खर्च हो गए एक दिन में। अब पता नहीं चौधरी साहब को ही पता है करोड़ों रुपए कहाँ से खर्च हुए और किस चीज़ पर खर्च हुए, लेकिन उन्होंने कहा जी डुबो दिया और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये बयानिया बनवाया था और वो डूब गए पैसे, और महमूद खेल साहब ने जो आज रिमार्क पास किया उससे डूब गए। लेकिन उन्होंने कहा ये इंटरनल मामला है। तो क्या आप भी इस बात से फिर एग्री करते हैं कि इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करते। उन्होंने ही 27 सफ़ों का वो ऑर्डर निकाला, उन्होंने ही उसमें लिखा कि ये फैसला 4-3 से है। तो अगर वो 4-3 से है तो इस रिव्यू की तो ज़रूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि 4-3 से अगर है जो महमूद खेल साहब ने और मंसूर साहब ने कहा है जजेस ने, तो फिर तो वो जो डेट ही ना सेट होती पंजाब असेंबली की, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट ही ना की जाती या डायरेक्शन ही ना दी जाती और इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान ये तय ना होता कि अप्रैल 30 को इलेक्शन होंगे, वो तो उसकी नोयत ही ना आती। अगर उस दिन 1 मार्च को 4-3 का ही फैसला होता तो फिर तो देन इट वुड हैव बीन समथिंग एल्स। ये सब तो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं 1 मार्च के बाद से, जिसमें सेट हुई है डेट अप्रैल 30 के शेड्यूल निकला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो सब तो होता ही ना। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि ये इंटरनल मामला है, तो इंटरनल मामला अगर वो इंटरनल मामला था तो देन देयर वाज नो नीड टू इशू दिस ऑर्डर इन पब्लिक। द फैक्ट कि वो पब्लिक में आके इशू किया और कहा गया कि ये 4-3 का है, तो फिर तो मुझे समझ से बाहर है कि वो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जी ये इंटरनल मामला है और इसकी कोई नोयत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल मामला था तो इंटरनली शेयर करना चाहिए था, देन देयर शुड हैव बीन नो पब्लिक स्टेटमेंट और ऑर्डर को पब्लिक करना ही नहीं चाहिए था। और ख़ास तौर पर जिस दिन ये रिव्यू लगा, कल से ही शुरू हुआ था और उस दिन उसी दौरान या उसके थोड़ी देर बाद ये 27 सफ़ों का ऑर्डर आ गया, जिसने सारी की सारी कहानी चेंज कर दी। और जिस तरह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का असल में मैं जो पहले बात कर रहा था, आई मीन इतना मज़ाक का खेज है, इतना फ़नी है कि कोई फॉलो ही नहीं कर सकता इस सारे प्रोसेस को। जो आपने बात की थी, मैं फिर वही कहूँगा कि जी चीफ जस्टिस के पास अगर वो आपने वो कहा ना कि सुओ मोटो लेने का सुप्रीम कोर्ट को है, एक तरफ तो काबीना को डायरेक्ट किया जाता है कि वजीर आजम कुछ नहीं है, वजीर आजम अकेले फैसला नहीं कर सकते, कैबिनेट कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती। उसका मतलब कैबिनेट कमेटी जो ईसीसी है या कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है या कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, और वो बड़े फैसले बड़े वो टाइम बाउंड होते हैं, वो कई फैसले आपको करने होते हैं ताकि उसका इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 या 14 में डायरेक्ट किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि नहीं फैसला वो होगा जो काबीना का होगा, प्राइम मिनिस्टर हैज नो राइट टू टेक अ डिसीजन ऑन इट्स ओन। तो अब जब काबीना की तरफ आप ये कहते हैं कि कलेक्टिव फैसला होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्यों एक सिर्फ चीफ जस्टिस को फैसले करने की इजाजत हो? और हालांकि ये तो बिल्कुल आपको भी पता है, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज वन अमंग ऑल द ब्रदर जजेस एक्सेप्ट फॉर कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ
फैसिलिटीज हैं या पावर्स हैं। अदर देन दैट तो ही इज लाइक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बेंच का जब फैसला आता है तो ये तो नहीं होता कि उनके 2 वोट्स काउंट होते हैं या उनका ज्यादा मैनेज होता है। और खास तौर पर मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को ये जरूर देखना चाहिए कि वो जाने वाले उनको एक लेगेसी छोड़ के जानी चाहिए। ठीक। अच्छा गौर खान साहब, एक बात है, अब जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, जरा आप इसकी बताइए कि सर तशरीह कि एक तरफ जब ये जुबैर साहब का आर्गुमेंट भी है कि एक तरफ तो आप ऑर्डर इशू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई ये 4-3 से है और ये दुरुस्त तरीकाकार है, तो दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारा इंटरनल मामला है। ये इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? बिकॉज इसकी बेयरिंग, इसका इम्पैक्ट तो आम आवाम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हुई है पिटिशंस और शो मोटो ड्रॉप हुई है प्रोसीडिंग्स, तब भी इसका इम्पैक्ट है, और अगर जिस तरह चीफ जस्टिस साहब की बात मानी जाए तो फिर तो यकीनी तौर पर इम्पैक्ट है। क्या कहेंगे इस पे आप गौर खान साहब? मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक करता हूं कि जैसे ये इनका इंटरनल मामला नहीं होता, जब डिसीजन आ जाता है और जज साहिबान अपनी ओपिनियन दे देते हैं तो वो एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है और लोगों का फिर राइट है वो देख सकते हैं कि वहां से कानूनी पहलू क्या निकलते हैं। ये उनका इंटरनल मामला उस वक्त तक होता है जब तक वो चेंबर में होते हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि क्या डिसीजन दे दे। अब जब बाहर आने के बाद ये आया और ये ऑब्वियसली एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि ये 3-2 से डिसमिस हुआ है या 4-3 का डिसीजन है। मेरा जाती ख्याल यही है कि ये 3-2 का है और ना कि ये 4-3 का डिसीजन है। जज साहब उसमें जरूर जा चुके, उन्होंने जिक्र किया हुआ है, लेकिन फाइनल जजमेंट जिस वक्त दी गई थी वो पहले जज साहबान ने जो नोट लिखा था वो बेंच से अलहदा हो चुके थे और रिकंस्टिट्यूटेड बेंच जो चला है वो 5 मेंबर का डिसीजन सबके दस्तखत है, वो उसके मौजूद है, तो ये 3-2 का ही फैसला था और वो जजमेंट है। लेकिन इस वक्त जो मुनीब साहब हुकूमत कोशिश कर रही है, उनका ये ख्याल है शायद कि उस इशू को दोबारा उजागर करके मौजूदा जो प्रोसीडिंग्स हो रही है उस पर कोई असर पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस तरह नहीं है लीगली, क्योंकि एक नया ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का आया, वो अपने सिम में प्रोसीड करेगा और मौजूदा जो बेंच सुन रहा है वो उस पर पूरा फैसला देगा। अब एक बात की सिर्फ वजाहत करता हूं अगर आपकी इजाजत हो। इस वक्त जो लॉ ये बना रहे हैं ना, मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि ये रॉन्ग स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन है। ये देखो उन्होंने सिर्फ सोमोटो के लिए नहीं रखा मुनीम साहब, अगर आप उसकी वर्डिंग देखें तो ये कह रहे हैं कि जो भी अंडर आर्टिकल 184(3) आएगा वो पहले 3 जज साहिबान देखेंगे। अब ये देखो एक ऑर्डिनरी बंदा लेके आता है, एक इंस्टीट्यूशन के पास आर्टिकल 184 का जेन्युइन केस आ जाता है। अगर 2 जज साहिबान उसको देखे चेंबर में और ये फैसला करने बैठ जाए कि क्या ये आर्टिकल 184 के मुताबिक हम सुन सकते हैं, ये उसका पैरामीटर्स मीट करता है कि नहीं, तो क्या लोगों के राइट इफेक्ट नहीं होंगे अंडर आर्टिकल 4 और 9 और आर्टिकल 10A? कि मैं समझता हूं कि जब मेरे केस का फैसला हो कि मेरी पिटीशन को इंटरटेन होनी चाहिए कि नहीं, तो ये मुझे आप सुन ले। इस पे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है। काजी फैसल साहब ने कहा था कि चेंबर में जिस वक्त इंस्टीट्यूशन ऑफिस के पास आ जाता है रजिस्ट्रार साहब से, तो रजिस्ट्रार साहब को ये हिदायत दी गई थी कि आप ये तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मैटर फंडामेंटल राइट्स का फॉल करता है कि नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। ओपन कोर्ट की जजेस होने चाहिए। ये तो आर्टिकल 184 को सिरे से नलिफाई कर देंगे। बिल्कुल इंडिया में आर्टिकल 2 है, वो हर बंदा डायरेक्टली वहां केस फाइल कर सकते हैं। ये होना चाहिए कि आप बेशक अंडर आर्टिकल 184 जो केसेस हो जाए उसमें री हियरिंग प्रोवाइड करे, जिस तरह इंडिया में करते हैं सर, कोई अमेरिका में प्रोवाइडेड है 50 की अपील के। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब का, बैरिस्टर गौर खान साहब का और जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का। एक सेर हासिल गुफ्तगू ने कोशिश की। बहरहाल हालात हमारे सामने हैं, कशीदगी है और अब पार्लियामान ये समझता है कि जनाब चीफ जस्टिस के जो इस हवाले से जो इंतज़ामी उनके पास हकूक़ है या उनका इख्तियार है उसको कम किया जाए। हमने कोशिश की आम पॉइंट्स को हाईलाइट करने की। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।